काजू मंडी गांव एक हाईवे के किनारे बसा था। गांव में रहता था रमन। रमन पढ़ा लिखा था और बेरोजगार था। उसके अम्मी अब्बू तो थे नहीं, पर हाईवे के किनारे जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। उसमें रमन सब्जियां उगाता और उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर करता। रमन सब्जियां बेचने पार्लर वाली के घर जाता। पार्लर वाली की बेटी रूपा रमन से सब्जियां खरीदती थी। रूपा जवान और निहायत खूबसूरत थी, एकदम दूध जैसी गोरी चिट्टी। रमन रूपा को पसंद करता था। और रोज रोज सब्जियां बेचने उसके घर जाता था। अब सिर्फ देखने से जी नहीं भरेगा, मुझे रूपा का हाथ मांगना ही होगा। अगले रोज रमन सब्जी बेचने गया तो पार्लर वाली सब्जी खरीदने आई और मौके का फायदा उठाकर रमन ने बात छेड़ी। चची जान, मैं रूपा से निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पार्लर वाली एकदम से भड़क उठी। आलू प्याज की दुकान, जानता है मैं अपनी बेटी को दूध से नहलाती हूँ, सब्जियां मैं खाती हूँ और उसे दूध दही पनीर खिलाती हूँ। तू कर पाएगा ये? भिखारी कहीं का, चल दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। ऐसा कहकर पार्लर वाली गुस्से में अंदर चली गई। मायूस रमन भी वहां से लौटने लगा तो उसके पीछे रूपा खड़ी रो रही थी। क्या तुम भी मुझे गलत समझती हो? ना तुम गलत हो और न मेरी अम्मी जान गलत है। मैं अम्मी का फैसला मानती हूँ। मुझे चाहते हो तो अम्मी का फैसला बदलो, बड़े आदमी बनो। ऐसा कहकर रूपा भी चली गई और बीमार रमन भी घर चला गया। इसका मतलब रूपा मुझे चाहती है, बस दिक्कत है उसकी अम्मी। बड़ा आदमी बनने के लिए सब्जियों का कारोबार बढ़ाना होगा और उसके लिए चाहिए पानी। फिर क्या, अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर रमन हाईवे किनारे अपने खेत में कुआं खुदवाने लगा। लेकिन भारी मायूसी हाथ लगी। 100 फीट गहराई के बाद भी एक कतरा पानी का नहीं मिला और रमन मायूस होकर रोने लगा। मैंने इतनी सारी रकम लगाई और बदले में क्या मिला? धूल, मिट्टी और पत्थर। रमन रो रहा था, तभी एक फकीर वहां आया और कहने लगा, रोने से कोई फायदा नहीं, ये जमीन पर लानत है, पानी का एक कतरा नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? हजारों साल पहले एक ऋषि कमंडल में दूध लेकर यहाँ तपस्या करने आया था। जैसे ही उसने कमंडल रखा, कमंडल गिर गया और सारा दूध जमीन पी गई। गुस्सा होकर ऋषि ने जमीन को लानत दिया कि ये कतरा कतरा को तरसेगी। फकीर की बात सुनकर दुखी रमन घर चला आया और सो गया। रात को हाईवे से दूध का एक टैंकर गुजर रहा था। अचानक टैंकर पलट गया और सारा दूध हाईवे से बहने लगा। सुबह हुई, रमन हाईवे आया तो उसने पलटा हुआ टैंकर देखा। रमन कुएं के पास आया और जैसे ही उसने कुएं में देखा तो वो चकित हो गया। सारा कुआं दूध से भरा हुआ था। लगता है टैंकर का सारा दूध कुएं में जमा हो गया है। रमन ऐसा सोच ही रहा था कि उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। रमन ने पलटकर देखा, पीछे एक सेठ खड़ा था। मैं मिल्का सेठ हूँ, मिल्का एंड मिल्का कंपनी का मालिक।
काश्तकारों से दूध खरीद कर हमारा टैंकर शहर आ रहा था, पलटी हुआ और सारा दूध आपके कुएं में जा गिरा। क्या हम अपना दूध निकलवा सकते हैं? बेशक निकालिए, कुआं मेरा है पर दूध तो आपका है। फिर क्या था, सेठ ने एक टैंकर बुलवाया, कुएं में वाटर पंप डाला गया और कुएं का दूध टैंकर में निकलने लगा। 2 मिनट के अंदर टैंकर भर गया, लेकिन कुएं से एक कतरा दूध कम ना हुआ। सेठ के साथ साथ रमन भी चकरा गया। कमाल है, हमारा एक टैंकर दूध था, सारा निकाल लिया, फिर भी कुएं में दूध कम नहीं हुआ। चक्कर क्या है? आज तक जिंदगी में ऐसा कमाल नहीं देखा। भाईजान रमन, मैं तुम्हें 100 टैंकर के पूरे पैसे दे रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। रोज 100 टैंकर दूध चाहिए। मिल्का एंड मिल्का कंपनी तुम्हारे कुएं का दूध बेचेगी। ये लो, 100 टैंकर्स के पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। सेठ ने रमन को 1 करोड़ थमाए तो रमन की खुशी आसमान छू गई। पूरे गांव में कुएं की बात फैल गई और पूरा गांव कुआं देखने आ गया। पार्लर वाली भी रूपा को लेकर कुआं देखने आई तो रमन बोला, चची जान, रूपा दूध से नहाती थी, अब दूध में डुबकियां लगाएगी। 1 करोड़ हर रोज कमा रहा हूँ, अब तो हाँ बोल दीजिए। कल सुबह चाय पर आना, निकाह की तारीख निकलवानी है। ये सुनकर रूपा शर्मा गई और रमन भी खुश हो गया। दोपहर को फकीर बाबा फिर आए और बोले, कुएं में दूध इसलिए आया क्योंकि टैंकर के दूध का कमंडल के दूध के साथ मिलाप हो गया। अब यह कुआं कभी खाली नहीं होगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, ऋषि की लानत मेरे लिए तोहफा साबित हुई। इस तरह से दूध के कुएं से रमन की पूरी जिंदगी ही बदल गई और रमन बड़ा आदमी बन गया। काशीपुर दही इलाके में 2 पड़ोसी रहा करते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर दोनों झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार बेइल्मी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था और उसकी बीवी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के आब से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में काहिल बैठे हो। बीवी की बात सुनकर श्यामलाल को हैरानी हुई। तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी। वो लोगों को नाव में बिठाकर सैर करा रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, अहमक था मैं जो दिन भर बेकार बैठा हुआ तुमसे झगड़ा करता रहा। अब मैं एक देही से पैसे कमा लूंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सैर करा रहा था और श्यामलाल फटी आंखों से देख रहा था। रामलाल से उसे हसद होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे रईस शख्स बनता है। श्यामलाल एक मौलवी के आशियाने में गया और वहाँ से तिलस्मी खाक ले आया। शब के वक्त में उसने वो खाक तालाब के आब में घोल दी। आब में डालते ही तालाब का आब खौलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब इस पानी में तू नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते आब की खबर पूरे दही इलाके में आया हो गई और तालाब के साहिल पे मजलिस हुई। तालाब का उबलता आब देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर सदा देने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सैर? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकोड़े नहीं बन जाएंगे? हमें नहीं करनी है कोई सैर वैर। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। चंद रोज बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था। उसकी बीवी आई और कहने लगी, क्या काहिलों की तरह बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा देही इलाका है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो
और चाय फरोख्त करो। श्यामलाल फौरन सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चायपत्ती और 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी बड़ी रकम में माल, क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चायपत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे आ गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय बनने लगी। इलायची की खुशबू सारे देही इलाके में फैल गई और लोगों की तालाब के पास मजलिस होने लगी। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की मजलिस होने लगी और श्यामलाल बेइंतहाई खुश हो गया। इधर रामलाल ने देही इलाके में पाइप और नल की दुकान खोली, वो उसी में मसरूफ था। एक रात रामलाल नल फिटिंग करने दूसरे देही इलाके जा रहा था, तो रास्ते में उसे आशियाने वाला मौलवी मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? तिलिस्मी खाक ले गया था तालाब में डालने के लिए और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने के लिए बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के कारोबार में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा कारोबार बंद करा दिया, अब मैं भी देखता हूँ कि चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ा ही है, मुफ्त में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, लेकिन हमें ये चाय निकाल कर देगा कौन? देखो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप नल का कारोबार कर रखा है। चाय के तालाब में पाइपलाइन लगवाकर सीधे तुम्हारे घर में नल डाल दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी मर्जी आए उतनी चाय पी लेना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल मुसीबत ज़दा हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? नाले पे दहला, तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस तरह से श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर चाय भिजवाई और कर्जदार बना श्यामलाल देही इलाका छोड़कर भाग गया। दयाराम के 2 बेटे थे, कुशल और लखन। दयाराम ने जिंदगी भर दूध बेचकर अपने बेटों को पाला पोसा था, पर जब बेटों का निकाह हो गया तो वो दोनों अपनी बीवियों के इशारों पर नाचने लगे। अब्बा, मैं शहर में जाकर रहना चाहता हूँ। पर क्यों? यहाँ सब कुछ तो है। मुझे मेरी जिंदगी बेहतर बनानी है और यहाँ इस गांव में मुझे नहीं लगता कि वो मुमकिन है, इसलिए मैं शहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों में कुशल अपनी बीवी के साथ शहर के लिए रवाना हो गया। अब दयाराम अपने छोटे बेटे और उसकी बीवी के साथ रहता था। सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे लखन और उसकी बीवी के जहन में भी शहर जाने का ख्याल घर कर गया। भाईजान की तरह मैं भी शहर जाना चाहता हूँ। बेटा, अगर तू भी चला जाएगा तो मैं तन्हा हो जाऊंगा। तो अब्बू, आप भी मेरे साथ चलिए। दयाराम ने जरा देर सोचा। ठीक है, चलो। दयाराम अपने छोटे बेटे लखन के साथ शहर आ गया। शहर की भीड़ भाड़ और चकाचौंध लखन और उसकी बीवी को खूब भा रही थी, मगर दयाराम को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिन शहर में गुजारने के बाद दयाराम ने लखन से बात की। इस शहर से तो हमारा गांव ही अच्छा था बेटा। अब्बा, आपको यहाँ आए हुए कुछ रोज ही हुए हैं। कुछ रोज में आपको इस माहौल की आदत हो जाएगी अब्बा।
माहौल का तो पता नहीं, मुझे तो यहाँ की हवा ही दूषित लग रही है बेटा। मैं तो गांव वापस लौटना चाहता हूँ। आपकी मर्जी, पर मैं यहीं रहूंगा अब्बू, अपनी जिंदगी बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अकेले ही लौट जाता हूँ। पर आप वहां तन्हा कैसे रह पाओगे? आपका खाना वगैरह सब कुछ कैसे हो पाएगा? तो फिक्र मत कर बेटा, मैं उसी गांव में जिंदगी भर रहा हूँ। मैं अपना देख लूंगा। तू बस अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हमेशा खुश रहना बेटा। अपने बेटे और बहू को दुआ देकर दयाराम गांव की ओर चल पड़ा। अब जब वो अपने घर पहुंचा तो वो बिल्कुल अकेला था। पूरा घर वीरान था। वो खुद ही अपना खाना बनाता और समय बिताने के लिए गांव के नुक्कड़ पर लोगों से गुफ्तगू किया करता था। क्या हुआ दया, तू तो शहर गया था? मैं तो सोचा था कि तू वहीं रहेगा। सोचा तो वही था, पर मुझे शहर की हवा रास नहीं आई। वो भीड़ भाड़, चकाचौंध, वो सब अच्छा नहीं लगा। पर अब तो तू यहाँ तन्हा हो गया है। हाँ, हो तो गया हूँ, पर सोच रहा हूँ क्यों ना मैं दूध का कारोबार फिर से शुरू कर दूं। काम करूंगा तो तन्हाई महसूस नहीं होगी। ये तूने अच्छी बात की। चल चलते हैं, तेरे लिए भैंस खरीद के ले आते हैं। मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगा। दयाराम और रामचंद्र भैंसे खरीदने चले गए। मंडी में दयाराम को 3 काली भैंसें पसंद आई और उसने वो तीनों भैंसें खरीद ली। 3 भैंस काफी है ना? बहुत हैं। दयाराम और रामचंद्र ने उन तीनों भैंसों को दयाराम के घर के बाहर बांध दी। अगली सुबह रामचंद्र दूध दूहने आया। उसने दूध दूहना शुरू किया। उसकी बाल्टी जल्दी ही भर गई। उसने दूसरी बाल्टी लगाई, वो भी भर गई, फिर तीसरी, और ऐसा करते करते उन लोगों ने 15-16 बाल्टियां भर ली। ये क्या? ये तो दूध की नदी है, दूध रुक ही नहीं रहा है। हाँ, अब तक तो एक ही भैंस का दूध निकाला है, बाकी 2 बची हैं। दयाराम ने दूध की बाल्टियां बड़े बड़े ड्रम्स में उड़ेल दी। वो बाल्टी उड़ेलता जा रहा था और रामचंद्र दूध दूहे जा रहा था। जल्दी ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई और फिर कुछ न्यूज चैनल वाले रामचंद्र और दयाराम के पास इंटरव्यू लेने आए। ये कैसे मुमकिन है सर? कैसे मुमकिन है ये तो हमें भी नहीं पता। हमने इन तीनों भैंसों को कल ही खरीदा था और आज ये तीनों भैंस दूध की नदियां बहा रही हैं। हम दोनों दूध निकालते निकालते थक गए, पर ये भैंस तो दूध देना बंद ही नहीं कर रही हैं। तो देखा आपने, इन तीनों भैंसों ने दूध की नदियां बहा दी हैं। दयाराम जी और रामचंद्र जी की ये भैंसें जादुई भैंसें हैं। सर, अब आप इनका क्या करेंगे? सोच रहा हूं कि भैंस का दूध निकालने के लिए मशीन लगवा लूं। ये सुनिए, रामचंद्र जी और दयाराम जी मशीन लगवाने वाले हैं। वो दोनों दूध निकालते निकालते थक चुके हैं। ये खबर इतनी फैली कि लोग दूर दूर से 3 जादुई भैंसों को देखने आने लगे। रामचंद्र और दयाराम भी मशहूर हो चुके थे। दयाराम के दोनों बेटों ने भी ये खबर सुनी और एक दूसरे को फोन किया। भाईजान, आपने अब्बा की भैंसों का सुना? हाँ सुना, दूध की नदियां बह रही हैं। दूध के साथ साथ भैंसों की भी नदियां बहेंगी। हाँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि बीवी के साथ वापस गांव लौट जाऊं। यहाँ शहर में मेहनत मजदूरी करके थक गया हूँ, वहाँ आराम से जिंदगी जीऊंगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ भाई। अगले ही दिन दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ दयाराम के पास पहुँच गए। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ? शहर रास नहीं आया क्या? वो अब्बा आपकी याद यहाँ लेकर आ गई। हाँ अब्बा, आप यहाँ अकेले इन तीनों भैंसों को कैसे संभालेंगे, इसीलिए हम लौट आए। अच्छा किया, वैसे भी मैं थक गया हूँ दूध निकाल निकाल कर। मशीन वाला आया है, अब वो मशीन लगा रहा है। बहुत अच्छे,
अब से हम इन तीनों जादुई भैंसों का ख्याल रखेंगे। हाँ, और अब तुम ही देखो इन तीनों भैंसों को। मैं और रामचंद्र दोनों थक चुके हैं। 3 जादुई भैंसों की वजह से लखन और कुशल घर लौट आए। अक्सर नई नस्ल गांव में बुजुर्ग वालिदैन को अकेला छोड़ देती है, पर आज इन तीनों जादुई भैंसों की वजह से दयाराम के दोनों बेटे गांव लौट आए। एक गांव में रामू और श्यामू 2 पड़ोसी रहते थे। रामू बहुत ही शरीफ आदमी है, जबकि श्यामू स्वभाव से उतना ही बेअदब और झगड़ालू है। रामू गांव में ठेला लगाकर गन्ने का रस बेचता है और श्यामू हर 10 रोज में अपना कारोबार बदलता रहता है। रामू गांव के एक चौराहे पर आज सुबह अपने गन्ने का ठेला लेकर पहुंच गया और तभी वहां से श्यामू निकल के जाता है। आ जाते हैं सुबह सुबह, खराब माल बेच के मुनाफा कमा रहे हैं और एक हम हैं, सारा माल उम्दा किस्म का बेचते हैं, लेकिन मुझसे सब इतना चिढ़ते हैं कि मेरा कारोबार डूब रहा है। अरे भाईजान, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सब अपना अपना नसीब है, और अगर तुमको लगता है कि मैं लोगों को खराब माल बेचकर बेवकूफ बनाता हूँ तो भाईजान ये काम आप शुरू कर लीजिए। रामू ये कहकर अपने काम में लग जाता है। श्यामू अपने मन में कुछ सोचता हुआ अपने घर की ओर जाने लगता है। बहुत गुरूर आ गया है रामू में, इसका गुरूर तो तोड़ना पड़ेगा। ये रामू समझता है कि इसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसको कुछ पता ही नहीं कि अभी गर्मी का समय है, इसीलिए सब लोग गन्ने का रस पी रहे हैं और मेरा कारोबार तो दक्षिण भारत का था और वो गांव वालों को बिल्कुल पसंद भी नहीं आएगा। मगर अब से मैं भी गन्ने का रस ही बेचूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। श्यामू खुद की उलझन में ही अपने घर पहुंच जाता है और एक गन्ने के रस का ठेला तैयार करता है। अगले दिन श्यामू भी अपना ठेला लेकर रामू के करीब ही खड़ा हो जाता है। एक आदमी गन्ने का रस पीने रामू के पास आता है। भाईजान, 1 गिलास गन्ने का रस पिला दो। कितने रुपए का है? भाईजान, बिल्कुल ताजा और मीठा रस है, सिर्फ 10 रुपए में 1 गिलास। तभी श्यामू बीच में बोल पड़ता है। 1 गिलास सिर्फ 5 रुपए में जी। जी हाँ, सिर्फ 5 रुपए में, वो भी ठंडा ठंडा खसूसी गन्ने से निकला हुआ रस, जो एक बार पिए वो कभी ना भूले। अरे वाह, कितना सही है, मैं 10 रुपए में 2 गिलास पी सकता हूँ। रामू भाईजान, आप बहुत महंगा दे रहे हैं, आप रहने दो, मैं तो श्यामू से ही लूंगा। दाम कम करो और खसूसियत ज्यादा उम्दा करो। वो आदमी भी रामू की दुकान छोड़कर श्यामू के पास जाकर गन्ने का रस पीता है और बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। क्यों रामू, मैंने कहा था ना कि कभी अपने काम पर गुरूर नहीं करना चाहिए। लो, मैंने तोड़ दिया तुम्हारा सारा गुरूर। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और रामू बहुत मायूस हो जाता है। श्यामू खराब गन्नों का रस निकालता और उसमें पानी डाल देता, लेकिन रामू से कम कीमत पर रस बेचता है, तो सभी खरीदार उसी के पास जाने लगते हैं। एक दिन रामू सुबह सुबह अपनी मायूसी से ठेला लेकर रस बेचने आया, लेकिन आज वो बेमन ही काम पर आया, क्योंकि आजकल उसकी बिक्री होना बंद हो गई थी, तो उसका अब काम पर आने का मन नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वो आया, वो देखता है कि श्यामू के ठेले पर बहुत मजमा लगा है। तुमने अपना घटिया माल से हम सबको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जिसने भी तुम्हारे यहाँ से गन्ने का रस पिया है वो अब तक बीमार पड़ा है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सब लोग श्यामू को बहुत पीटते हैं और उसका कारोबार एक बार फिर से बंद हो जाता है। जब मैं मार खा रहा था तो रामू मुझे बचाने नहीं आया। मैं आज ही कुछ ऐसा करूंगा जिसमें रामू भी कल यहाँ गन्ने का रस न बेच पाए। गुस्से से भरा श्यामू कबाड़ में से एक पुरानी गन्ने की मशीन लाता है और उसे रामू की मशीन से रात को बदल देता है। उसे खुद के कारोबार बंद होने का कोई गम नहीं है,
बल्कि रामू का काम बंद हो जाएगा उसकी बहुत खुशी है। ऐसा सोचते हुए वो सो जाता है। अगले रोज मुझे ये मशीन कुछ अजीब सी और बदली बदली लग रही है। वैसे इसे कौन बदलेगा? चलो अब इससे रस निकाल कर देखता हूँ। रामू जैसे ही उसमें गन्ना डालता है, उसमें से रस के बजाय सोने के सिक्के बाहर आने लगते हैं। रामू जल्दी ही अपने घर पहुंचा और उसने खूब सारे सिक्के बनाए और उनको पैसों में बदला और शान से जीने लगा। रामू के पास इतना पैसा कैसे आ गया और अब इसने काम करना भी बंद कर दिया है? मालूम करना पड़ेगा। श्यामू पता लगाता है, लेकिन वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है जब उसे पता चलता है कि कबाड़ से लाई गई मशीन सोना बनाती थी। श्यामू उस मशीन को चुराने की योजना बनाता है। वो मशीन चुराने में कामयाब भी हो जाता है। अब मैं इससे खूब पैसे कमाऊंगा। श्यामू मशीन में गन्ना डालता है, लेकिन गन्ने के साथ वो भी मशीन में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कई बार हम दूसरों के लिए खोदे गड्ढे में खुद ही गिरकर बर्बाद हो जाते हैं, जबकि दूसरा आबाद हो जाता है। रामेश्वर के परिवार में उसके 2 शादीशुदा बेटे थे जो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। इसी वजह से रामेश्वर दोनों को अलग करने का फैसला लेते हैं। तुम दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है अब तुम दोनों अपने अपने परिवार के साथ अलग रहोगे ताकि घर में शांति बनी रहे। मैं घर की सभी चीजों को दोनों में आधा आधा बांट दूंगा। रामेश्वर घर की सभी चीजों को अपने दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट देता है। आखिर में इनकी एक गाय बच जाती है। मैंने तुम दोनों को सभी चीजें बराबर दी हैं, मगर इस गाय को तुम दोनों में नहीं बांट सकता, इसीलिए ये गाय मेरे पास रहेगी। रामेश्वर अब बारी बारी से दोनों बेटों के घर खाना खाने जाया करता था। कुछ वक्त बीतने के बाद दोनों बेटे रामेश्वर से चिढ़ने लगे। वालिद साहब, मेरा खुद ही इतना बड़ा परिवार है, मेरी बेगम थक जाती है सबके लिए खाना बनाते बनाते। कल से आप अपना खाना खुद बनाइए। रामेश्वर अपने बड़े बेटे से कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने छोटे बेटे के पास पहुंच जाता है। बेटा, मेरे लिए कुछ खाना बचा है क्या? वालिद साहब, कल तो आप मेरे घर खाया था ना, आप बड़े भाई के घर क्यों नहीं जाते? हमेशा मैंने ही ठेका थोड़ी ले रखा है आपको खाना खिलाने का। कोई बात नहीं बेटा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे खाना मत खिलाओ, मगर कम से कम अपने इस बूढ़े बाप को इस बुढ़ापे में ताना तो मत सुनाओ। रामेश्वर समझ जाता है कि अब दोनों बेटे उसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसलिए वो अपनी गाय को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। चलो गाय माता, अब इस घर में हम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, हम दोनों जंगल में रहेंगे। वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारा चारा होगा और मैं दूध पीकर काम चला लूंगा। गाय को साथ लेकर चलते चलते रामेश्वर एक घने हरे भरे जंगल में पहुँच जाता है। वो वहाँ पर घास फूस की मदद से गाय के लिए एक छोटी सी गौशाला बनाता है। गाय को वहाँ बांधकर वो खुद सामने ही एक बड़े से पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर भगवान की साधना करने लगता है। अब रामेश्वर सुबह शाम गाय का दूध पीता है और भगवान की साधना में लीन रहता है। इस हरे भरे जंगल में रामेश्वर को बहुत सुकून और शांति महसूस हो रही थी, पर तभी जंगल से गुजर रहे 2 लुटेरों की नजर रामेश्वर की गाय पर पड़ती है। ये गाय तो हमारे पास होना चाहिए, इस बूढ़े के पास नहीं। दोनों लुटेरे रात के अंधेरे में कहीं से एक बैल लेकर आते हैं और उसे गौशाला में गाय की जगह पर बांधकर गाय को अपने साथ ले जाते हैं। गाय जोर जोर से रम्हाने लगती है। रामेश्वर भगवान की साधने में इतना विलीन रहता है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। सुबह जब उसे भूख लगती है तो वो दूध दूहने के लिए गाय के पास जाता है। वो गौशाला में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर गाय की जगह बैल बंधा है। रामेश्वर समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है।
हे मालिक, मैं आपकी इबादत में इतना मसरूफ था कि चोर मेरी गाय को लेकर चले गए और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे उदास नहीं करेंगे। रामेश्वर इतना कहकर पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर दीपक जलाता है और भगवान की साधना में लीन हो जाता है। दूसरी ओर दोनों लुटेरे उस गाय को ले जाकर एक साहूकार को बेच देते हैं। साहूकार जी, ये कामधेनु का है। इसका दूध बहुत पौष्टिक है, जिसे पीकर आपके बच्चे पहलवान बनेंगे। पहलवान। ये लो पैसे और गाय को बाहर खूंटे में बांध दो। साहूकार लुटेरों को गाय के बदले 10,000 देता है। दोनों लुटेरे पैसे लेकर गाय को बाहर खूंटे पर बांधने के लिए जाते हैं, पर गाय इनके हाथों से छूट जाती है और भाग जाती है। अब क्या करेंगे भाई? पैसे तो मिल गए हैं ना, चलो जल्दी से भागो यहाँ से। दोनों लुटेरे यहाँ से भागकर होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। देखा कैसा बेवकूफ बनाया उस साहूकार के बच्चे को। छोड़ो वो सब, आज बहुत समय के बाद कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बताओ क्या ऑर्डर करूं? कुछ भी मंगा लो, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी है। हम चाहे तो आज पूरे होटल का खाना एक साथ मंगा सकते हैं। लुटेरा होटल का मेन्यू कार्ड देखता है और उसमें से 2-3 सबसे महंगी डिश ऑर्डर कर देता है। दोनों लुटेरे अपने ऑर्डर का इंतजार करते हैं। दूसरी ओर साहूकार दूध दूहने के लिए गाय के पास आता है तो देखता है कि खूंटी पर गाय है ही नहीं। साहूकार समझ जाता है कि उन दोनों लुटेरों ने उसके साथ धोखा किया है। वो पुलिस में उन दोनों लुटेरों की कंप्लेंट करता है। पुलिस वाले लुटेरों को ढूंढते ढूंढते होटल पहुंच जाते हैं, जहां दोनों लुटेरे अपने ऑर्डर किए गए खाने का इंतजार कर रहे हैं। भाई बहुत देर हो गई, कब से खाना नहीं आया। बड़ा होटल है ना, उसे थोड़ी देर तो लगेगी। तुझे ज्यादा भूख लगी है क्या? हाँ भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया, ऊपर से काम भी मेहनत वाला था। पहले बैल को चुराया और उससे ले जाकर जंगल में बांध दिया और फिर वहाँ से गाय को चुराकर साहूकार के पास लेकर आए। पैदल चलते चलते भूख लग गई। अच्छा ठीक है, जरा रुक, मैं देखता हूँ। दूसरा लुटेरा होटल के वेटर को आवाज लगाता है। अरे भाई, आज खाना भी मिलेगा या फिर होटल की चमक दमक देखकर ही काम चलाना पड़ेगा? तभी पीछे से आवाज आती है, आपका खाना तैयार है सर। दोनों लुटेरे खुशी से पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि सामने पुलिस वाले खड़े हैं। ये सब देखकर दोनों घबरा जाते हैं। मैडम, आप यहाँ? हाँ, आपको लेने आए हैं। पर क्यों? हमने क्या किया है? अरे कुछ नहीं किया, बस थाने में आपके लिए खाना तैयार है, चलिए। हम कहीं नहीं जाएंगे, पहले हमारा कसूर बताइए। लुटेरे की इस बात पर लेडी इंस्पेक्टर उसे जोर से थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खाकर लुटेरा पुलिस से माफी मांगने लगता है और साहूकार से लिए हुए पैसे लौटा देता है। साहूकार जी के पैसे और हमें जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दें? आपके लिए हमने बेहद लाजवाब खाना बना कर रखा है, चलिए। पुलिस दोनों को ले जाकर जेल में बंद कर देती है और साहूकार के पैसे उन्हें वापस लौटा देती है। जंगल में रामेश्वर को भूख से चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी साधना रुक जाती है। तभी उसकी साधना से चमत्कार होता है और एक तेज रोशनी बैल के सींगों पर पड़ती है और उनसे तेज दूध की धार बहने लगती है। ये दूध की धार जाकर रामेश्वर के मुंह में गिरती है और उसे होश आ जाता है। रामेश्वर पेट भर के दूध पीता है। हे मालिक, आपकी कुदरत तो आप ही जाने, पर आज आपने अपने इस बूढ़े इंसान को भूख से बचा लिया। रामेश्वर इस जादुई बैल को खाने के लिए हरा चारा डालता है और फिर से भगवान की तपस्या में लीन हो जाता है। अब वो अपने जादुई बैल के सींगों से निकलने वाले दूध से अपना पेट भरता है और हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। काया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके वालिदैन गुजर गए थे।
काया के चाचा तो काया को बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन काया की चाची उससे बेहद नफरत करती थी। चाचा कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। एक दिन जब चाचा कारोबार के सिलसिले में काफी अरसे के लिए घर से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मालती, मैं 2 माह के लिए रायपुर जा रहा हूँ। मैंने भूपेंद्र के बहनोई के पद के लिए काया की शादी के मुतालिक पूछा था। लड़के वाले इस इतवार को काया को देखने आएंगे। तुम सारा इंतजाम करके रखना, और हाँ, काया को 2-3 जोड़ी अच्छे कपड़े भी जरूर दिला देना। लड़के वालों को हमारे घर किसी भी किस्म की कोई कभी नजर नहीं आनी चाहिए। चाची ने उस वक्त तो अपने शौहर की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन दिल ही दिल में उसका खून खौल गया। मैं तो 1 पैसा भी इस लड़की के लिए खर्च नहीं करूंगी। सारी कमाई इसी के ऊपर लुटा देंगे तो हमारे लड़के के मुस्तकबिल के लिए क्या बचेगा। इतवार आने ही वाला था। चाची ने ना तो घर पर खाने पीने की कोई चीज मंगाई और ना ही काया को लिबास दिलाए। आखिर हफ्ते के रोज काया ने अपनी चाची से कहा, चाची, कल लड़के वाले मुझे देखने आएंगे। मेरे पास इन फटे पुराने सूट और सलवार के अलावा कोई लिबास नहीं है। आज आप मुझे एक नया सूट दिलवा दीजिए। तेरे वालिदैन मेरे पास हीरे जवाहरात छोड़कर नहीं गए थे जो मैं तेरे लिए नया सूट ला कर दूं। मेरा बेटा संजय बीमार है। डॉक्टर से दवा लाने में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब तू बावर्ची खाने में जा और फटाफट खाना बना। उसके बाद मेरे कपड़े धो। अगर कपड़े ठीक से साफ नहीं हुए तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। इतवार को जब लड़के वाले आए तो काया फटे पुराने कपड़ों में ही उनके रूबरू हाजिर हुई। छी 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 छी, इस गंदी गरीब लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। चलो बेटा, घर चलते। काया को उस रोज बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वो रोती हुई दरिया के पास गई। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। वालिद का इंतकाल हो चुका है। चाची भी मुझसे नफरत करती है। चाचा मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो हमेशा घर से बाहर रहते हैं। मैं जिंदा रहकर क्या करूं? मुझे दरिया में डूबकर मर जाना चाहिए और हमेशा के लिए तकलीफों से आजाद हो जाना चाहिए। काया नदी में कूदकर जान देने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दरिया में डूब रहे एक बैल पर पड़ी। बैल को डूबता देख काया को उस पर दया आ गई। काया दौड़कर कहीं से एक रस्सी लेकर आई। उसने फंदा बनाया और फंदे को बैल के सिंग में डालकर बैल को दरिया से बाहर खींच लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुम न आती तो अब तक मेरी रूह जिस्म से जुदा हो चुकी होती। क्या तुम नदी में कूदकर खुदकुशी कर रहे थे? नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर रहा था। दरअसल मेरा मालिक मेरी मदद से खेतों की जुताई करता था, लेकिन अब मेरे मालिक ने ट्रैक्टर खरीद लिया है, इसीलिए अब मैं उसके किसी काम का नहीं रहा। मेरा मालिक मुझे नदी में फेंक कर चला गया, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि उसने मेरी हिफाजत के लिए तुम्हें भेज दिया। मैं तुम्हारी हिफाजत करने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ दरिया में कूदकर जान देने आई थी। मेरे वालिदैन नहीं हैं और मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। मुझे लड़के वाले देखने आए थे और चाची ने मुझे एक जोड़ी नए कपड़े तक नहीं दिलाए। लड़के वाले मेरी बुरी हालत देखकर नाराज होकर चले गए। मुझे नहीं लगता मेरी शादी हो पाएगी। मैं इस तरह कब तक अपनी चाची की गुलामी करती रहूं? हाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। कैसा राज? दरिया के उस जानिब एक बेरी का दरख्त है। उस दरख्त के नीचे 3 जादुई भगोने दफन हैं। मैंने अपने लालची मालिक को उन भगोनों के मुताल्लिक नहीं बताया, लेकिन तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई भगोने के मुताल्लिक बता रहा हूँ। जाओ और उन भगोनों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करो। मैं जंगल में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बैल जंगल की जानिब रवाना हो गया। काया ने एक कश्ती का इंतजाम किया और दरिया पार करके बेरी के दरख्त के पास चली गई। उसने जब दरख्त के नीचे की मिट्टी हटाई तो 3 चमकते हुए भगोने दिखाई दिए। काया ने उनको बाहर निकाल दिया। उसने जब पहले भगोने को उल्टा किया तो उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगे।
दूसरे भगोने को उल्टा किया तो उससे खूबसूरत कपड़े गिरने लगे। तीसरे भगोने को उल्टा करने पर उससे जायकेदार खाने के पकवान गिरने लगे। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। खाना, कपड़े, पैसे, तीनों चीजें हैं। काया ने कुछ सोने के सिक्के फरोख्त कर एक खूबसूरत घर खरीद लिया और उसमें रहने लगी। मेरे जैसे और भी बेघर मुफलिस लोग होंगे। मुझे उन मुफलिस लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। काया हर इतवार को भंडारा करने लगी, जिसमें वो गरीब लोगों को खाना खिलाने के साथ साथ कपड़े भी ज़कात दिया करती थी। होली आने वाली थी। काया की चाची अपने लड़के को कपड़ा दिलाकर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि मुफलिसों की बहुत लंबी कतार लगी हुई है। काया की चाची को लगता है कोई निहायत ही दौलतमंद शख्स इन मुफलिसों के लिए कुछ बांट रहा है। जरा मैं भी उस दौलतमंद का दीदार करती हूँ। चाची कतार का पीछा करते करते आखिर में पहुंची तो उसने देखा कि काया मुफलिसों को खाना और कपड़े बांट रही है। चाची के सीने पर सांप लौटने लगा। काया कलमुही के पास इतनी दौलत कहाँ से हासिल हुई कि वो इतने ज़कात में दे रही है। चाची एक रोज काया के घर काया से मुलाकात करने पहुंची। मुझे माफ कर देना बेटी, जब तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे तो मुझे एक जोड़ी सूट सलवार तुम्हें दिला देनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करती। मैं उस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में थी। कोई बात नहीं चाची, जो हुआ सो हुआ। अब उसे भूल जाइए। अब तो मैं शादी भी नहीं करना चाहती। मुफलिसों के खिदमत में ही मुझे मजा आता है। जरा ये बताओ कि रातों रात तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? मेरी किस्मत एक बैल ने बदली है। उसने मुझे 3 जादुई भगोने दिए। वो ये रखे हैं वो भगोने। उनमें से एक भगोने में से सोना निकलता है, दूसरे भगोने से कपड़े और तीसरे से खाना। इन 3 भगोनों की वजह से ही मैं लोगों को ज़कात दे पाती हूँ। अगर ये 3 भगोने मुझे हासिल हो जाए तो मैं भी दौलतमंद हो जाऊंगी। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, तब चाची भगोनों को चुराने के लिए काया के घर पहुंच गई। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बैल चुपचाप वहां हाजिर हुआ, जिसने काया को जादुई भगोने के मुतल्लिक बताया था। बैल ने चाची को अपनी सींगों से उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। अरे मर गई रे, मेरी टांग टूट गई। संजय के अब्बा बचाओ। सुनो लालची खातून, काया को तनहा ना समझो। काया ने मेरी हिफाजत की थी और अब मैं एक वालिद की मानिंद उसकी हिफाजत करता हूँ। काया के घर के आसपास कभी ना आना, वरना तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चाची डरकर भाग गई और फिर उसने कभी काया के घर की जानी पलटकर नहीं देखा।